हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले वेलकम टू द आयुषी ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग 6th स्टैंडर्ड का स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर करेंगे। लेकिन आज के बाद हम लोग एक काम हर लेक्चर में क्या करेंगे, हम कुछ जनरल नॉलेज जीके की भी बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हर लेक्चर में 2-3 जीके के कुछ अच्छे क्वेश्चंस, मैथ्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड कुछ जीके के क्वेश्चंस भी हम लोग 2-2, 3-3 किया करेंगे, ताकि जब जैसे जैसे नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ता जाए आपका जीके का जो आंसर, क्वेश्चन आंसर से वो भी बढ़ता जाए। उसमें भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीके का भी तो बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो आज सबसे पहले हम लोग मैथ्स की बात करते हैं कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसे कहते हैं। हु इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स एंड हु इज द फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स। देखो, मैंने 2 क्वेश्चन पूछा, मैथमेटिक्स का फादर किसे कहते हैं और इंडियन मैथमेटिक्स का फादर कौन है। करेक्ट। रिमेंबर, फादर ऑफ मैथमेटिक्स हम आर्किमिडीज को कहते हैं। आर्किमिडीज ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उनको हम फादर ऑफ मैथमेटिशियन कहते हैं। और इंडियन मैथमेटिक्स के जो फादर हैं वो थे आर्यभट्ट। आर्किमिडीज is the father of mathematics and Aryabhatta is the father of Indian mathematics। ये देखो 2 क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन, लेकिन इससे क्या होगा ना, आपका जीके थोड़ा स्ट्रांग होगा। तो ये भी हो जाना चाहिए हर लेक्चर में, अगर 2-2, 3-3 क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए, 5 भी किए, तो लास्ट में एक अच्छा स्टॉक होगा हमारे पास। चलो अब शुरू करते हैं, अब आते हैं लेक्चर पे। आज जो हमारा लेक्चर है वो स्टैंडर्ड 6th वालों के लिए है। 6th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 9, दैट इज डेटा हैंडलिंग यानी स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। स्टैटिस्टिक्स को पहले समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स है क्या। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस व्हिच डील्स विद द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, tabulation, representation and interpretation of data। यानी स्टैटिस्टिक्स वो साइंस है जिसमें डेटा को कलेक्ट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं कि किस ग्रुप का है, फिर टेबुलर फॉर्म में टेबुलेट करते हैं, फिर उसको रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनली इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है। अब ये डेटा क्या होता है? डेटा जो भी नंबर हम कलेक्ट करते हैं, द नंबर which is each number that is collected to giving required information, किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए जो भी हम नंबर्स जो हम कलेक्ट करते हैं उनको हम डेटा कहते हैं। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स आप समझ गए, ब्रांच ऑफ साइंस कह लो या ब्रांच ऑफ मैथ्स कह लो, which deals with the collection, classification, tabulation, representation and interpretation of data। And as far as data is concerned, data, each number collected to giving required information is called the data। करेक्ट। आगे चलते हैं। अब ये भी आप देख लो, फादर ऑफ मैथमेटिक्स, इसको अलग नोटबुक में नोट करके रखना। आप एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी पूरी नोटबुक मैथ्स और साइंस के जीके से भर जाएगी। बीच में हम मैथ साइंस के अलावा और भी कुछ जीके के क्वेश्चंस 2-2, 3-3 हम लोग डिस्कस करेंगे। आर्यभट्ट, फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन। ये आर्किमिडीज ग्रीक मैथमेटिशियन थे और ये आर्यभट्ट इंडियन मैथमेटिशियन थे। आगे चले। अब हम लोग बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स तो हम लोगों ने समझ लिया, अब हम लोग बात करते हैं कि डेटा के बारे में। सबसे पहले जो डेटा में वर्ड आता है वो होता है रॉ डेटा। रॉ, RAW, रॉ डेटा मतलब जो हमने इकट्ठा किया, भाई रॉ मटेरियल जो हमने इकट्ठा किया, बाद में हम क्लासिफाई करेंगे ना, पहले तो हम इकट्ठा कर लेंगे। तो हमने सबसे पहले रॉ डेटा की हम बात करते हैं। ये रॉ डेटा क्या है? रॉ डेटा का मतलब ये होता है, मान लेते हैं 72, 64, 91, 17, 20, 25, ये कोई डेटा है जो हमने कलेक्ट किया। ठीक है। एंड दीज आर द एंट्रीज, द नंबर्स। Each entry in this list is a numerical value, numbers हैं। ये numerical fact जो होगा, ये जो हमने 72, 64 ये सब क्या, these are the observation। ये क्या है? ये ऑब्जर्वेशन है। और
जब इन्हीं ऑब्जर्वेशन का कलेक्शन होता है, देखो ये 72, 64, 91, 17, 20, these are the numerical fact and these numerical facts are called ऑब्जर्वेशन। और जब इसी ऑब्जर्वेशन का कलेक्शन होता है तो उसे हम रॉ डेटा कहते हैं। यानी इसमें से ये जो है ये ऑब्जर्वेशन है, ये भी 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 ऑब्जर्वेशन, और इन सबको जब हम कलेक्टिवली एक साथ ले आए, कंबाइन कर लिया, कलेक्शन कर लिया, मींस द कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रॉ डेटा। ठीक है, अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मतलब डेटा को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेटा को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं और दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब लोअर टू हायर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हायर टू लोअर, लोअर टू हायर। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, करेक्ट। ये जो रॉ डेटा है, ये रॉ डेटा को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब रिप्रेजेंटेशन लिख देते हैं ऑफ रॉ डेटा, मतलब जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया उसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला, या तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब नीचे से ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या फिर हम डिसेंडिंग में, यानी हम 10 9 7, यानी पहले असेंडिंग में पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। लेकिन डिसेंडिंग का मतलब सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। असेंडिंग याद रखना नीचे से ऊपर और डिसेंडिंग ऊपर से नीचे। इस तरह से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। जब भी किसी रॉ डेटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट करते हैं इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो उसे हम कहते हैं एरे, ARRAY। मतलब फिर से सुन लो, द रॉ डेटा व्हेन पुट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एन एरे। तो ये तो हो गया जो बेसिक्स था, डेटा क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, रॉ डेटा क्या है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग सम्स की तरफ चलते हैं कि इसमें होता क्या है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि आपके पास डेटा गिवन होगा, डेटा गिवन होने के बाद आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना होगा। अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है मैं अभी आगे आपको बताता हूं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल याद रखना, या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं फॉर क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग डेटा डेटा construct a frequency distribution table, frequency distribution table। मैं बताऊंगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ही आपको समझ में आ जाएगा। डेटा क्या है, 55, 56, 56, 54, 57, 57, 56, 55, 55, 56, again 56, 57, 55, 56, 56, 54, मैं थोड़ा बड़ा ले रहा हूं, 56, 55, 54, 57, 57, अगेन इधर लिख देते हैं 56, 55, 54 एंड 55।
ये हमारे पास डेटा है, इसको हमको फ्रीक्वेंसी टेबल में, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में एडजस्ट करना, उसे हमें बनाना। ये रिक्वायर्ड जो फ्रीक्वेंसी टेबल जो हमें बोला इसने कि एक आप कंस्ट्रक्ट करो, ड्रॉ करो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब मान लेते हैं ये मार्क्स हैं। क्या है ये सारे मार्क्स हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना है जिसमें 3 कॉलम होंगे। कितने कॉलम याद रखने का है, मैं जरा स्केल से ही बनाता हूं तो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा, है ना, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए देखने में, इसलिए मैं स्केल यूज कर रहा हूं। ठीक है, एक और देखना, बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। आपका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैथ्स से ज्यादा इजी कोई सब्जेक्ट नहीं। इसमें हमें 3 कॉलम बनाना है। कितने कॉलम बनाने हैं? 3। रिमेंबर, 1 2 3 कॉलम बना के इधर वाला रखते हैं, जगह आगे अपने काम आ सकता है। ठीक है, हाँ। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसे हम असेंडिंग में करें या डिसेंडिंग में करें। आप इसे असेंडिंग में करो। यहां पर हम लिखेंगे मार्क्स, ये जो गिवन है मार्क्स, 54 इज अ मार्क्स, 56 इज मार्क्स, 57 इज मार्क्स। उसके बाद हम लिखेंगे टैली मार्क, TALLY, टैली मार्क्स। उसके बाद हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। मार्क्स का मतलब जो यहां मार्क्स है, टैली मार्क्स का मतलब हुआ वो कितनी बार आया, और वही सेम फ्रीक्वेंसी वो कितनी बार रिपीट हुआ। टैली मार्क्स का याद रखना, टैली मार्क्स में 1 को 1 लिखते हैं, 2 को 2 लिखते हैं, 3 को 1 2 3, 4 को 1 2 3 4, बट 5 को 1 2 3 4 और एक 5। अब अगर 6 है तो ये 5 + 1, ये 1, 7 है तो 5 + 2, ये देख लो, ये टैली मार्क्स का सिस्टम है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो डेटा गिवन है इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा कौन सा। हम असेंडिंग ऑर्डर में बात करते हैं। चलो, सबसे स्मॉलेस्ट है 54, लिखा 54। उसके बाद 55 भी है, उसके बाद 56 भी है, और उसके बाद 57। यानी देखो, हमने इसको रॉ डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना शुरू किया। पहला जो हमारा कॉलम था वो मार्क्स का था, दूसरा कॉलम हमारा टैली मार्क्स का है, और तीसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी का है। टैली मार्क्स 1 को ऐसा लिखते हैं, 2 अगर होगा तो ऐसा लिखेंगे, 3 रहेगा तो ऐसा, और 4 है तो ऐसा, और 5 है तो ऐसा। करेक्ट। अब हम देखते हैं 54 कितनी बार आया। 54 1 2 3 4, कितनी बार आया? 4 टाइम्स। हमने इसके आगे 1 2 3 4, यानी जितनी बार वो आता है, वो नंबर जितनी बार आता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और वही टैली मार्क्स पहले हम उसे लिख के बाद में हम उसे नंबर में लिख देंगे। अब आते हैं 55 पे। 55, इसको मैं दूसरे कलर से करता हूं। 55 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बार आया? 7 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 and 6 7। करेक्ट, समझे? अब आते हैं 56 पे कि 56 कितनी बार आया। 56 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स आया। कितने टाइम्स आया? 9 टाइम्स।
यहां हमने लिख दिया 1 2 3 4 और ये बनाया 5 6 7 8 9। अगर 10 होता तो ये 5 बन जाता। ठीक है, अब ये 57 कितनी बार आया? 57 57 1 2 2 के बाद ये आया 3 3 के बाद 4 और 4 के बाद 4 और 5। ये आ गया 1 2 3 4 5। ये टैली मार्क्स हो गया। अब ये कितना टैली मार्क? 4 है तो फ्रीक्वेंसी विल बी 4। नाउ दिस टैली मार्क इज 5 और 2 7, दिस इज 7, दिस इज 56 is 5 and 4 9 and this is 5। अब यहां पर हम फ्रीक्वेंसी लिख देंगे टोटल। टोटल कितनी फ्रीक्वेंसी आई? 9 5 14 14 and 7 21 and 4 25। ये आ गया 25। अब हम क्रॉस चेक कर लेंगे। ये 25 जो है, ये सारे जो रॉ डेटा के जो नंबर है, ईच नंबर, ये सबको हम अगर मिलाते हैं तो ये 25 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यानी हमने डेटा सही लिया 25 से। ये जो टेबल हमने बनाया, ये जो टेबल बनाया मार्क्स, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी का, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। समझ में आया? इसी को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। समझ में आया? इसी तरह का कोई दूसरा क्वेश्चन है उसे भी कर लो। टैली मार्क्स में हमेशा ये याद रखना, 1 को ऐसा लिखते हैं, 2 को ऐसा लिखते हैं, 3 को ऐसा लिखते हैं, 4 को ऐसा, 5 को ऐसा। मतलब 1 को 1 डंडा, 2 में 2 डंडा, 3 में 3 डंडा, 4 में 4 डंडा और 5 में 4 डंडे के बाद उन सबको मिला देते हैं। क्रॉस यानी पहले का टिप और लास्ट का बॉटम। तो ये था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हम लोग पिक्टोग्राफ की बात करते हैं। पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ क्या होता है? अब देखो पिक्टोग्राफ क्या होता है, इसे आप एक बार देख लो, है ना? हाँ, इसे एक बार देख लो ताकि मैं आगे बढ़ता हूं। पिक्टोग्राफ, पिक्टो मतलब ये पिक्चर की बात कर रहा है, तो वो पिक्टोग्राफ का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं पिक्चर के थ्रू, दैट इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। बात समझ में आई? पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ। देख लेना स्पेलिंग अगर इधर उधर है तो। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन of an information through picture। ये कैसे होगा? उसी सेम टेबल को हम लोग लेते हैं या फिर अलग टेबल लेते हैं। चलो अलग ही लेते हैं यार। याद है आपको हम लोगों ने क्या बोला था? 3 कॉलम बनेंगे, एक में उधर मार्क्स था, तो अगर मार्क्स की जगह डे है तो डे हो जाएगा, ईयर है तो ईयर हो जाएगा, जो भी रहेगा उस हिसाब से। लेकिन कॉलम 3 बनेंगे। बीच वाला कॉलम टैली मार्क का था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। अब पिक्टोग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंट है, टेबल वही तीन ही कॉलम बनेंगे। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल क्वेश्चन, नंबर ऑफ cricket bat sold in a week। डेटा दिया हुआ है, उन्होंने डेटा दे दिया है। यहां पर इन्होंने कहा डे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे,
इतने ही होंगे ना सैटरडे तक। एक वीक में कहता है कि एक वीक में जो क्रिकेट बैट बिका किसी शॉप पे उसका डेटा गिवन है। ये मंडे हो गया, ये ट्यूसडे हो गया, ये डेटा गिवन है आपका। वेंसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया एंड सैटरडे। संडे इज अ हॉलीडे। अब नंबर ऑफ बैट्स जो बिके, मंडे को कितना बिका 24, ट्यूसडे को कितना बिका 12, वेडनेसडे को कितना बिका 20 और थर्सडे को कितना बिका 32, फ्राइडे को कितना बिका 16 और सैटरडे को बिका 12। अब हमें क्वेश्चन ये कहता है कि ड्रॉ अ सुटेबल पिक्टोग्राफ। ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ। ये जो डेटा हमें दिया है, इस डेटा के बिहाफ पे एक पिक्टोग्राफ बनाओ। अब यहां पर मार्क्स तो है नहीं, डे है और नंबर ऑफ बैट्स है, करेक्ट। तो यहां हम दो टेबल में बनाएंगे और तीसरा टेबल इसलिए हम बनाएंगे कि तीसरे टेबल में हम थोड़ा जस्टिफिकेशन देंगे, लेकिन उस टेबल के ऊपर कोई नाम नहीं लिखेंगे, कुछ लिखेंगे नहीं, जस्टिफाई करेंगे कि हमने जो यहां लिखा है वो सही है। अब हमने टेबल बनाया, इसे देखो, ये भी बहुत इजी है। हमने ये टेबल बनाया, यहीं तक रहने देते हैं। पहला जो था डे की बात थी कि मंडे को कितना बिका, ट्यूसडे को कितना बिका, और यहां पर हमने नंबर ऑफ बैट्स सोल्ड, जितना बैट बिका, और ये थर्ड कॉलम हम ऐसे ही रहने देंगे। ये थर्ड कॉलम इसलिए है कि टीचर को पता चले कि हमें आता है, एग्जामिनर को ये पता होना चाहिए कि मुझे आता है और हमने जो किया है वो खुद के दिमाग से किया, खुद की मेहनत से किया है। आप इसे देख लो ताकि उसे फुल मार्क्स देने में कुछ कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब आते हैं, ये टेबल बन गया। अब आते हैं इस पर, ये देखो नंबर ऑफ बैट्स, जो नंबर्स गिवन है 24, 12, 20, 32, 16, 12। कोई ऐसा नंबर ढूंढो जो सबसे बड़ा नंबर और जिससे ये सारे डिवाइड हो। ये 2 से भी डिवाइड हो सकते हैं, इवन नंबर है, और 4 से भी डिवाइड सारे हो सकते हैं, लेकिन 6 से सारे डिवाइड नहीं होंगे। 6 से 12 डिवाइड होगा, ये मैंने, हाँ, 6 से 12 डिवाइड होगा, 6 से 32 डिवाइड नहीं होगा, 24 डिवाइड होगा। तो 4 एक ऐसा नंबर है जिससे ये सारे डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब जब हमने देखा कि सबसे बड़ा नंबर 4 है, जिससे 4 6 24, 4 3 12, 4 5 20, 4 7 4 8 32, 4 4 16 एंड 4 3 12। 4 से जो बड़ा नंबर है 6, 6 4 24, 6 2 12, लेकिन 6 से 20 6 से डिवाइड नहीं होगा, 32 6 से डिवाइड नहीं होगा, 16 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो द लार्जेस्ट नंबर और द बिगेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ऑल द नंबर्स इज 4, करेक्ट। अब हमें ये क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें एक स्केल का एज्यूम करना, क्योंकि हम यहां पर 20 बैट नहीं बना सकते। आपका ज्योग्राफी के पेपर में आपने देखा होगा कि आपका एक मैप बना होता है इंडिया का, तो क्या उतना ही बड़ा इंडिया है क्या? लेकिन उसके नीचे लिखा रहता है स्केल कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर्स, किलोमीटर्स, यानी 1 सेंटीमीटर अगर है तो उसको आप कंसीडर करो कि 100 किलोमीटर है। अब यहां पर हमने देखा कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो 4 है, जो सबको डिवाइड करता है, तो यहां एज्यूम किया, एज्यूम 1 बैट इज इक्वल्स टू 4 बैट्स, यानी एक बैट जो है, जो हम यहां पर लिखेंगे वो उसको 4 मान के चलना है। तो 3 बैट है तो 12, 4 बैट्स अगर हमने बनाए तो 4 4 16, ये हमारा स्केल हो जाएगा, स्केल इसे कहते हैं। स्केल निकालने के लिए क्या है, जो सारे नंबर हों उन सारे नंबर को जो बिगेस्ट नंबर जो डिवाइड करे दैट विल बी योर स्केल। अब नंबर ऑफ बैट सोल्ड, मंडे की बात करते हैं। मंडे 24 बैट गया। अब यहां पर 24 को 4 से डिवाइड कर देते हैं,
24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6, यानी 6 बैट अगर हम यहां बनाते हैं पिक्चर्स की शक्ल में, पिक्चर अगर हम 6 बैट का बनाते हैं, 1 बैट इज इक्वल टू 4 बैट, तो 6 बैट्स इज इक्वल टू 24 बैट। अब यहां पर हमने बना दिया 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 बैट, 6 बैट, एक बैट 4 है तो 6 इंटू 4 24, हमारे जस्टिफाई हो गया। ट्यूसडे 12, तो 12 का मतलब 4 से डिवाइड किया तो 3 बैट बनने चाहिए, 1 2 3, हाँ 3। अब यहां पर हमने लिखा कि 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3 बैट बना। वेडनेसडे 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 4 तो 5, तो 1 2 3 4 5। उसी तरह हम थर्सडे पे आते हैं। थर्सडे में कितना है 32, 32 डिवाइडेड बाय 4 8 बैट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह आप सैटरडे का बना लो, 16 है। ये फ्राइडे का, फ्राइडे 16 डिवाइडेड बाय 4, जो हमारा स्केल है तो 4 आया, 1 2 3 4। उसी तरह आप सैटरडे का बना लो। सैटरडे में कितने 12, तो हमारा ऊपर 12 था ही, 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3, 1 2। ये था पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्यों बोला हमने, यहां पर पिक्चर से उसे रिप्रेजेंट कर दिया। ऑलवेज रिमेंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन थ्रू पिक्चर इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। ये था। इसमें सिर्फ स्केल का ध्यान रखना है। मतलब मान लो तुम्हारे पास 5 डेटा न्यूमेरिकल वैल्यू डेटा के गिवन है। अब ये देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन है जो सबको डिवाइड कर रहा है। सबसे बड़ा नंबर वही तुम्हारा स्केल हो जाएगा। समझ में आई बात? ओके, क्लियर? ठीक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हमारा रहेगा हैंडलिंग डेटा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको हमेशा काम आएगा। मतलब से 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, इवन इन योर डेली लाइफ। सी, इवन व्हेन यू वॉच द टीवी, you go through that concept that is called bar graph। वो ग्राफ बनाते हैं ना कि भाई इतने दिन में ऐसा हुआ, ऐसा भी कोरोना का देखो ग्राफ बनाया था कि ऐसा उठता गया, बाद में फिर वो डाउन होता गया। तो वो बार ग्राफ से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को। तो हम लोग अगली बार बार ग्राफ 2 तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, वो दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे। इसे अच्छे से समझना। और एक बात और बताऊं, मैं फिर कहता हूं, जो नए बच्चे आए हैं आज, जो पहली बार स्टूडेंट्स जो आए हैं, देखो मैथ्स ना इजी है, इसके बेसिक्स को समझो। और सिर्फ मैथ्स ही नहीं, लाइफ में कभी भी कहीं भी प्रॉब्लम है, गो टू बेसिक्स, गो टू बेसिक्स। करेक्ट? यानी पीछे आओ, स्टार्ट करो जहां से वो स्टार्ट हुआ वहां से देखो। तो मैथ्स में हमेशा अपना बेसिक स्ट्रांग रखो। अगर बेसिक्स आपका स्ट्रांग है तो फिर मैथ्स में आपको कोई टक्कर नहीं दे सकता। इट्स माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। बहुत बच्चों को पढ़ाया मैंने, ICSE, CBSE, महाराष्ट्र बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, हाँ, सब में मैंने ये देखा कि अगर बेसिक्स क्लियर हो गया तो फिर वो जो स्टूडेंट्स मैथ्स में डरते थे, जिन्हें नींद नहीं आता था, आज मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिसकी मम्मी ने, पेरेंट्स ने मुझसे कहा था कि सर ये बहुत डरता है मैथ्स से। मैंने कहा सिर्फ 3 महीना मुझे, और 3 महीने में मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं किया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, मैंने सिर्फ उस बच्चे का बेसिक्स क्लियर किया। जैसी बेसिक्स क्लियर हुआ उसका डर उसके दिमाग से निकल गया। और दूसरा, मैथ्स में हमेशा प्रैक्टिस करो। अगर मैथ्स की प्रैक्टिस आपने छोड़ दी तो मैथ्स नहीं होगा। अगर मैं भी मैथ्स करना छोड़ दूं तो 1 साल के बाद मैं भी कहीं ना कहीं पे अटकूंगा। सो रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड इफ यू वांट टू बी अ परफेक्ट मैथमेटिशियन, प्रैक्टिस। तो जो नए स्टूडेंट्स आए, अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाओ जो
जिन्हें ज़रूरत है, जो इस चैप्टर को समझना चाहते हैं, 6th स्टैंडर्ड के बच्चे, क्योंकि 6th स्टैंडर्ड में मोस्टली जितने भी चैप्टर्स वो सब बेसिक्स हैं, उन तक पहुंचाओ। और सब्सक्राइब करना तो मत भूलो। देखो सब्सक्राइब आप करोगे ना, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे साथ कितने लोग हैं। तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के बाद जब बेल आइकन दबाओ तो ऑप्शन में ऊपर ऑल पे क्लिक करो। यू नो व्हाई? कि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं, यू विल गेट द डायरेक्ट and immediate intimation about a new video. Okay, so now this lecture is over. Next lecture में मिलते हैं. Till then, all the best.